अच्छा दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2021 और आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। इससे इतने आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगा ना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको लेक्चर सुन के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अपना लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो हमारी संसद है उसके दो पार्ट हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा है वो परमानेंट सदन है और जो लोकसभा है उसको हमारे द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको बोला जाता है, मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं उसमें और वो सत्र लेते हैं। दोस्तों 3 सत्र हैं हमारे लोकसभा के, तो मैं आपको बता देता हूँ संसद के जो ये 3 सत्र हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आज इसको क्लियर कर दूंगा। 3 सत्रों में पहला जो सत्र है उसको बजट सेशन बोलते हैं, दूसरा जो सेशन है उसको मॉनसून सेशन बोलते हैं और तीसरा विंटर सेशन है। दोस्तों अभी विंटर सेशन चला हुआ है दोस्तों, तीनों की काल अवधि सीक्वेंस में भी आ जाते हैं और ये भी पूछ लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है। दोस्तों जो पहला सत्र है हमारा यानी कि बजट सेशन जिसको बोलते हैं वो दोस्तों आता है फरवरी में और वो 4 महीने चलता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई। फिर 1 महीने का गैप होता है दोस्तों, याद करने का अच्छा तरीका है। फिर आता है हमारा मॉनसून सेशन, जब मॉनसून आती है तो वो जून के गैप के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर दोस्तों तब मॉनसून सेशन चलता है दोस्तों। फिर अक्टूबर में 1 महीने का गैप होता है दोस्तों और तीसरा सेशन जो है वो है विंटर सेशन जो अभी चला हुआ है दोस्तों, वो है नवंबर और दिसंबर में दोस्तों, जो अभी चला हुआ है दोस्तों फिलहाल। तो मैं बता देता हूँ इसमें 4 टर्म आती हैं दोस्तों, इस पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है इन टर्म पे घुमा फिरा के। एक तो आती है दोस्तों एडजर्नमेंट आती है दोस्तों, एक एडजर्नमेंट साइनेडाई और एक आती है प्रोरोगेशन और एक आती है डिजोल्यूशन। दोस्तों एडजर्नमेंट का मतलब है कि सत्र को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसका टाइम बता देते हैं। और एडजर्नमेंट साइनेडाई में क्या होता है कि सत्र को स्थगन कर दिया गया, यानी सेशन को स्थगन कर दिया गया है, बुलाया जाएगा लेकिन इसका टाइम नहीं बताते हैं कब बुलाया जाएगा, तो इसी को कहते हैं एडजर्नमेंट साइनेडाई। और अभी फिलहाल में यही किया गया है दोस्तों, यानी जो हमारा सेशन है उसका स्थगन कर दिया गया और टाइम नहीं बताया गया दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है और बेसिक से जोड़ के इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं प्रोरोगेशन। तो दोस्तों प्रोरोगेशन जो होता है वो कैसे होता है कि एक सेशन है जो पूरा का पूरे सेशन का स्थगन क्या उसको बिल्कुल मतलब सेशन को ही ख़त्म कर दिया जाता है। और डिसोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, डिसोल्यूशन में पूरी सरकार को ही ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि नई लोकसभा चुनी जाएगी दोस्तों, फिर नया सत्र आएगा दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और बता देता हूं दोस्तों, जो एडजर्नमेंट है और एडजर्नमेंट साइनेडाई, इनमें सेशन का स्थगन होता है, निलंबन होता है दोस्तों। ये जो किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है दोस्तों। लेकिन पूरे सत्र को ही समाप्त करना या पूरी सरकार को ही समाप्त करना, लोकसभा को ख़त्म करना, तो ये दोस्तों बड़े पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और ये पावर है जो ये प्रेसिडेंट के पास है दोस्तों। प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन इतनी बार आ चुका, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन साइनेडाई और एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड यही न्यूज़ थी आज की दोस्तों। और आगे चलते हैं हम, आगे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये म्यांमार की विजिट पे गए हैं दोस्तों। म्यांमार बहुत चर्चा में है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पहले डेमोक्रेसी थी जिसमें आंग सान सू की भी जिसमें सरकार का पार्ट थी, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है, जिसने सरकार लाने के लिए यानी कि डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत प्रयास किए और नोबेल प्राइज़ मिला। पर वहाँ पर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई दोस्तों। तो एक तो इस चर्चा में है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आपको पता है रोहिंग्या कम्युनिटी को मार मार के निकाल दिया गया था। रोहिंग्या जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी और रेखाइन प्रांत में रहती थी, उसको निकाल दिया गया था दोस्तों। इसे और वहाँ से बुद्धिज़्म मानने वालों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने उनको निकाला था, इसलिए भी ये चर्चा में था। और इसी करके इस घटना के बाद आंग सान सू की से इनका नोबेल प्राइज़ वापस ले लिया गया था दोस्तों। इस करके ये काफ़ी चर्चा में है। और अभी मिलिट्री रूल जस्ट अभी आया है महीने 2 महीने पहले वहाँ पे, तो इस करके भी वो चर्चा में है। और वहाँ पे गरीबी आई हुई है दोस्तों, उनकी इकोनॉमी हिल गई है, इसीलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला वहाँ पे जो अपनी फॉरेन
नीति है यानी कि फॉरेन पॉलिसी उसको मजबूत बनाने के लिए विजिट करने गए हैं। हमें विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, अपने आप को एशिया में मजबूत करना है, इसलिए वो म्यांमार की हेल्प करने गए हैं। और वहाँ पे वो क्या करेंगे, 10 लाख टीके बाई हैंड उनको सौंप के आएंगे दोस्तों, और साथ में 10,000 टन गेहूँ उनको दे के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम किस देश को 10,000 टन रसद दे रहे हैं ताकि उनकी जनता में शांति आ जाए और खाने पीने को मिले, तो वो है म्यांमार दोस्तों। और 10 लाख कोविड टीके उनको दे रहे हैं दोस्तों। म्यांमार से बेसिक क्वेश्चन और भी आ जाते हैं दोस्तों, अभी HCS में ही पूछा गया था दोस्तों। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हम कलकत्ता से लेकर आइजोल तक सितवे के रास्ते, ये सितवे पोर्ट है दोस्तों म्यांमार की, कोलकाता से आइजोल तक हम एक रूट बना रहे हैं ताकि हमारे देश में जो चिकन नेक दोस्तों हमारे पूरे भारत से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ती है उसको चिकन नेक बोला जाता है दोस्तों। ये सिक्किम से होकर एक छोटा सा रास्ता है दोस्तों, इसी करके इसको चिकन नेक बोला जाता है। यानी अगर चाइना यहाँ अगर बैठ जाता है चिकन नेक पे सिक्किम में, तो दोस्तों हम सितवे पोर्ट के थ्रू आइजोल को कोलकाता से यानी कि अपने देश को, अपने पूरे देश को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हैं दोस्तों। इस पर HCS में भी अभी जस्ट 2021 में क्वेश्चन आया था, कोलकाता को जोड़ा जाएगा किससे, आइजोल यानी मिजोरम से जोड़ा जाएगा दोस्तों। और वो कहाँ से जोड़ा जाएगा, म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अच्छा, म्यांमार में क्या है, गोल्डन ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। गोल्डन ट्रायंगल किसको बोला जाता है, ये म्यांमार इसका पार्ट है, लाओस है और वियतनाम है दोस्तों, और थाईलैंड भी पार्ट ऐड कर लेते हैं, लेकिन मेन 3 है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम दोस्तों। और ये गोल्डन ट्रायंगल क्यों फेमस है, इसमें अफीम की खेती होती है, यानी कि यहाँ से वर्ल्ड में अफीम भेजी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसकी पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है, करंट का, फैक्ट का और कॉन्सेप्ट का दोस्तों। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, वो है JCPOA, जो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसका कारण है ईरान दोस्तों। ये क्यों है, जो इसका पूरा नाम है दोस्तों ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दोस्तों। देखो आजकल UPSC SSC, UPSC ने 2018 में दो तीन मतलब फुल फॉर्म पूछी, उसका आधा नाम देके, छोटा नाम देके फुल फॉर्म पूछी दोस्तों। तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, जब UPSC इतने फैक्चुअल पूछ रही है, सोचो SSC स्टेट एग्जाम में कहाँ तक वो जा सकते हैं फैक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, JCPOA का पूरा नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दोस्तों। ये क्या है, ये दोस्तों ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है जो कि USA ने की थी। ईरान ने इसमें USA का पूरा साथ दिया और उसने अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको बंद कर दिया। न्यूक्लियर को सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए बनाया दोस्तों, लेकिन जो ये देश है USA, ये चाहता है कि ईरान उसके बिल्कुल पंजे के नीचे रहे, और उसने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए, काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए, ये कहकर कि हाँ ईरान तो न्यूक्लियर डील का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों। और इसके साथ में जो ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान जो लागू किया गया था, 6 देशों के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। P5+1 बोला जाता है। P5 में परमानेंट 5 मेंबर आ जाते हैं दोस्तों, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 मेंबर हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, रशिया है दोस्तों, चाइना है दोस्तों, UK है, USA और फ्रांस है दोस्तों। उसके साथ में +1, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा है दोस्तों, वो जर्मनी है दोस्तों। वैसे इनके साथ में एक संगठन भी है दोस्तों, वो है यूरोपियन यूनियन, लेकिन P5+1 में यहाँ पे साथ में जर्मनी और परमानेंट 5 मेंबर UN के दोस्तों। अच्छा, तो ये न्यूक्लियर डील में ईरान पे प्रेशर डाला जा रहा है और आजकल ये काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ईरान अपनी जगह सही है, बट USA अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इंडिया ने वहाँ पर एक बंदरगाह बनाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाबहार बंदरगाह, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, वो ईरान में है, और किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो वो की गई है दोस्तों इंडिया के द्वारा। अच्छा दोस्तों, अब जो अगला टॉपिक आने वाला करंट का इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे थार्ड के ऊपर 2018 UPSC प्री में क्वेश्चन आया, SSC में आया हुआ है, बाकी स्टेट एग्जाम में, तो ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। क्यों हो जाती है दोस्तों, अभी इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था, रशिया से इंडिया ने। तो उस पर क्या है कि अमेरिका ने ऑब्जेक्शन कर दिया और उसने कहा कि मैं इंडिया के ऊपर काटसा लगाऊंगा। एक तरह का प्रतिबंध होता है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज
थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी कि प्रतिबंध लगाया जाएगा कि जो देश रसिया से सामान लेगा वो हमारे साथ अब आगे डील नहीं कर पाएगा। इसका नाम काट्सा है और काट्सा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट दोस्तों। इसके तहत अमेरिका ने ये कहा कि मैं भारत को अपना साजो सामान नहीं दूंगा अगर वो रसिया से सामान लेता है। लेकिन भारत एक संप्रभु कंट्री है, वो किसी से दबता डरता नहीं है। यूएसए से कह दिया भारत ने कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमें जो करना है सो करना है, हम आपसे घबराते नहीं है दोस्तों। तो पर ये टर्म है थोड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगले हम टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। ओलिव रिडले टर्टल हैं दोस्तों, ये कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा गहीरमाथा बीच है दोस्तों। ये गहीरमाथा बीच है ना जो उड़ीसा का दोस्तों, यहाँ पर ये बाहर समंदर से बाहर आकर अपने बच्चे देते हैं दोस्तों, और ये राशिकुल्या नदी के किनारे पर है दोस्तों। और ओलिव रिडले टर्टल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में पाए जाते हैं दोस्तों। और इनकी खास बात ये है कि ये सीजनल बाहर आते हैं समंदर से और अपने बच्चे बाहर ही पैदा करते हैं। इनके टैगिंग हो रही है दोस्तों, मतलब ये जानने के लिए कितने लाखों में आते हैं ये, मतलब ये लाखों में आते हैं दोस्तों। और ये कैसे बाहर बच्चे देते हैं, कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, इस चीज़ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च कर रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कई बार इस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। ओलिव रिडले टर्टल किस बीच पे पाए जाते हैं? गहीरमाथा किस स्टेट में? उड़ीसा। और कौन सी नदी? राशिकुल्या, और एक देवी नदी है इन दोनों पे दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ उड़ीसा से जुड़े हुए फैक्ट दोस्तों आपको, इस उड़ीसा स्टेट से। एक तो इसमें सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक फैक्ट और दोस्तों, अभी 5 दिसंबर को यहाँ पर एक जवाद नाम का साइक्लोन आया था दोस्तों, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लेंगे कि जवाद नाम का साइक्लोन किस स्टेट में आया, तो दोस्तों वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया दोस्तों। और साइक्लोन से जुड़े फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। साइक्लोन के अलग अलग देश में अलग अलग नाम है दोस्तों। साइक्लोन इंडिया में बोला जाता है, और विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है दोस्तों। और टाइफून बोला जाता है फिलीपींस या नॉर्थ ईस्ट एशिया में दोस्तों। टोर्नेडो और हरिकेन जो बोला जाता है वो दोस्तों बोला जाता है यूएसए और कनाडा में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पे इतने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है दोस्तों रिलीजियस फ्रस्ट्रेशन। इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, तो मतलब बेसिक पार्ट है, तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। मैं थोड़ा बता देता हूँ। रिलीजियस फ्रस्ट्रेशन की हमारे देश में इतनी घटनाएं हो गई दोस्तों, इस पे क्वेश्चन पक्का बनेगा। एक अम्बाला में हुई है, जो जीसस है उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। हरिद्वार में अभी एक जो साधु थे उनके द्वारा स्पीच दी गई, उस पर काफ़ी बवाल हो रहा है। पंजाब में आपको पता है एक बंदे को मार दिया गया है क्योंकि वो गुरुद्वारे में कुछ ऐसे गलत काम करता पाया गया। साथ में जो कर्नाटका है दोस्तों, कर्नाटका ने भी इसके खिलाफ बिल लाया है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया। इससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक फैक्ट हैं वो मैं बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है दोस्तों। आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत तौर पर फॉलो पर्सनली, मतलब कि हम पर्सनली किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं दोस्तों। ये पूरा आर्टिकल 25 में कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आर्टिकल 26 में दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम सोशली या ग्रुप में अपने धर्म के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बना सकते हैं और अपने धर्म को फैला सकते हैं। देखो दोस्तों, आर्टिकल 25 में पर्सनली राइट है और आर्टिकल 26 में दोस्तों सोशली या ग्रुप में। और आर्टिकल 27 में ये है कि किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 27 में है। और आर्टिकल 28 में जो राइट है वो ये है कि दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं की जाएगी दोस्तों। तो हमारे फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट में जो रिलीजियस राइट हैं कि ताकि रिलीजन के बेस पे हारमोनी, पीस बनी रहे, तो दोस्तों वो 4 हैं, वो चारों मैंने आपको बता दिए गए हैं। और जो ये फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है, ये पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल रिलीजन से जुड़े हुए हैं और इनके कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों, थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आगे जाते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इस पे पक्का, इस टॉपिक पे पक्का क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक आ गया, इस पे क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है दोस्तों। ये जो है क्या है दोस्तों, ये डेसमंड टूटू हैं, ये मर गए हैं और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो अपार्थड मूवमेंट था, यानी कि रंग भेद का आंदोलन था, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था साउथ अफ्रीका में। गोरों और कालों के बीच में भेद खत्म करने के लिए ये चलाया गया था दोस्तों। और इसमें जो मेन रोल निभाया था, मतलब जो मुख्य भूमिका निभाई थी, डेसमंड टूटू ने निभाई थी दोस्तों।
और एक नेल्सन मंडेला थे दोस्तों, उन्होंने निभाई थी। नेल्सन मंडेला सबसे आगे थे, लेकिन उनके साथ में उनके सहायक थे जो डेसमंड टूटू थे, इनकी अभी डेथ हो गई है दोस्तों। और इनके साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनका तरीका था ये रंग भेद नीति को ख़त्म करने का, वो महात्मा गांधी की पॉलिसी पर था दोस्तों। महात्मा गांधी ने जो तरीका अपनाया था वही इन्होंने अपनाया था, और इनको 1984 में नोबल भी मिला। देखो कितनी महान पर्सनैलिटी थे, इनकी डेथ हो गई दोस्तों। और इससे जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूँ, ये महात्मा गांधी से क्यों इतने प्रभावित थे। आपको पता है, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे दोस्तों, और उन्होंने वहाँ पे कुछ बेसिक काम किए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। एक तो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर चलाया था अंग्रेज़ों को और इंडियन को बराबर लाने के लिए, और एक उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर चलाया, इंडियन ओपिनियन, और कौन सा फार्म स्थापित किया, तो टोल्स्टॉय फार्म दोस्तों। और इस फार्म को स्थापित करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो इनकी जो सहायता की थी वो कोलन बेग थे दोस्तों। कालेन बेग जो कि एक जर्मन शिल्पकार थे, उन्होंने इनकी सहायता की थी। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसने सहायता की थी। तो महात्मा गांधी ने इतने महान काम किए थे वहां पे, तो उनसे प्रभावित होकर, उनकी नीति से प्रभावित होकर इन्होंने रंग भेद आंदोलन, अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था दोस्तों, ताकि गोरे और कालों के बीच में जो भेद था वो खत्म हो सके दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके साथ ही हमारे देश की इंडियन नेवी की INS खुखरी है जो, वो रिटायर हो गई है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों, देखो करंट अफेयर का। मालदीव में भारत का पूर्ण रूप से विरोध हो रहा है। मालदीव वाले कह रहे हैं कि इंडिया क्विट, यानी इंडिया वाले चले जाओ, और जो उसको लीड कर रहे हैं वो यामीन कर रहे हैं दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, मतलब कि आर्मी कोई अगर विरोध करती है मानते हैं, देश विरोध करता है मानते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भारत का विरोध कर रहे हैं, उनका नेता है यामीन दोस्तों, और इंडिया क्विट के नारे दिए जाते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आएगा कहाँ पे विरोध हो रहा है दोस्तों, तो वो मालदीव में हो रहा है दोस्तों। और वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा वहाँ पे इंडियन जो आर्मी है उसका विरोध हो रहा है दोस्तों, पर देश का ही हो रहा है दोस्तों जब इंडिया क्विट कह रहे हैं दोस्तों। मालदीव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, 2-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये साउथ एशिया का सबसे छोटा देश है दोस्तों, एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है दोस्तों। और ये अगर और भी ज़्यादा डीप में जाएँ तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकोय को अलग करता है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आज मेरा जो करंट अफेयर था ये थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि एक तो सर्दी में न्यूज़पेपर लेट आता है दोस्तों, और एक मुझे हिस्ट्री की वीडियो डालनी पड़ गई जो इससे पहले, उस करके लेट हो गया। तो थोड़ा दोस्तों एक मैं इतनी न्यूज़ लेके आता हूँ वो अलग अलग जगह से निकालनी पड़ती हैं। देखो थोड़ा लेट हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मुझे अपना बेस्ट देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदा हो सके। जब ज़्यादा क्वेश्चन निकलेंगे हमारे लिए वो मायने रखता है, ना कि 1-2 घंटे हम लेट हो गए वो मायने रखता। फिर भी उसके लिए सॉरी दोस्तों। अच्छा, मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।